मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सिल्वर वेडिंग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? बच्चों, हमने जब कहानी पढ़ी है तो पूरी कहानी में हम ये देख रहे हैं कि यशोधर बाबू के मन में हमेशा एक तरह का द्वंद्व रहता है। वो जनरेशन गैप यानी पीढ़ी अंतराल की समस्या से ही हमें ग्रसित दिखाई देते हैं, जबकि उनकी पत्नी वैसा नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी भी परंपरावादी है, संस्कारी पत्नी है, लेकिन उसके बावजूद उसने बदलते हुए वक्त के साथ खुद को बदल लिया था। और जैसा भी बच्चे उसको समझाते थे, बच्चों ने उसको बताया कि जिस तरह से गांव में साड़ी पहनी जाती है अब उस तरह से शहर में अच्छी नहीं लगती, या बच्चों ने उसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उसको बालों पर रंग करना सिखा दिया, लिपस्टिक लगानी सिखा दी। उसकी बेटी ने उसको ऊंची हील की सैंडल लेकर दी, क्योंकि बच्चों को अब ये लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं, उनका जिस तरह का सामाजिक संपर्क है, जिस तरह का दायरा है, उनके माँ बाप को वैसा ही उन सबके बीच में दिखना चाहिए। उठने बैठने की वैसी आधुनिक जीवन शैली उनके अंदर होनी चाहिए। तो माँ तो जो है वो अपने बच्चों की बात को सुनती है, समझती है, और वो बदलते हुए वक्त के साथ खुद को बदल रही है। लेकिन यशोधर बाबू ने किशनदा के आदर्शों को पूरी तरह से अपने अंदर ढाल लिया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो किशनदा की परछाई मात्र बनकर ही रह गए हैं। यशोधर बाबू इस बात पर बिल्कुल भी चिंतन मनन नहीं करते कि किशनदा ने अपना जीवन जैसा चाहा वैसा जिया, क्योंकि किशनदा कुंवारे थे। लेकिन यशोधर बाबू कुंवारे नहीं हैं, उनके बच्चे हैं, और उनको अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, परिवार में एक अच्छा माहौल रखने के लिए भी उनको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। इसलिए यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल जाती है, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत सहज होकर रहती है, बच्चों से बातचीत करती है, और उस बच्चे उसको अपने मन की बात भी बताते हैं। लेकिन यशोधर बाबू के साथ ऐसा नहीं है, उनको हर एक चीज़ सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है, यानी हर एक चीज़ में उनको कहीं ना कुछ कमी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते या सकती हैं? देखिए, ये प्रसंग तब आता है जब यशोधर बाबू ध्यान लगाकर बैठते हैं, जब उनके बाहर घर में सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही होती है और वो ध्यान लगाकर बैठते हैं। तब वो सोचते हैं कि मुझे प्रकाश का कोई नीला बिंदु दिखाई दे। लेकिन उस समय पर उनको प्रकाश का नीला बिंदु तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उनको किशनदा दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो किशनदा से पूछते हैं कि क्या आपको भी ऐसे ही अकेलेपन का एहसास होता था जैसा मुझे होता है? तो किशनदा उनको कहते हैं कि यशोधर बाबू को कहते हैं कि हर एक इंसान की मृत्यु जो हुआ होगा से ही होती है। यानी जब किशनदा अपने पूरी नौकरी करने के बाद गांव में चले जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास क्वार्टर सरकार ने वापस ले लिया और घर उन्होंने अपना बनाया नहीं था, तो किशनदा जो थे उनको अपने गांव के पुराने घर में जाना पड़ा, पुश्तैनी घर में जाना पड़ा। और जब वो गांव में चले गए, क्योंकि वो सारी उम्र तो गांव में रही नहीं थे, इसलिए गांव वालों के साथ उनका कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक व्यवहार भी नहीं था। तो जब वो वापस गांव में जाते हैं तो वहाँ पर वो बीमार हो गए, या अकेलेपन का शिकार हुए, या उपेक्षा का शिकार हुए, ये तो ठीक नहीं पता चलता। लेकिन जब यशोधर बाबू को समाचार मिलता है उनकी मृत्यु का, तो वो गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इनको क्या हुआ, कैसे इनकी मृत्यु हो गई। तो हर एक व्यक्ति यही कहता है कि जो हुआ होगा। अब ये जो हुआ होगा यशोधर बाबू के मन में कहीं गहरे तक बैठ जाता है, और वो ये सोचते हैं कि किशनदा अकेले थे इसलिए उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हो गई, लेकिन मैं अपने ही परिवार में पराया हुआ हो गया हूँ, शायद मेरी मृत्यु भी जो हुआ होगा से ही हो जाएगी। यानी पता नहीं, मैं भी कभी और ज़्यादा अकेलेपन या उपेक्षा का शिकार होकर ऐसे ही दुनिया से एक दिन चल बसूंगा। प्रश्न 3, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है?
ये हमने बार बार पूरी कहानी में देखा। यशोधर बाबू को हर एक चीज़ सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। ये सम हाउ इम्प्रॉपर यानी कहीं कुछ ठीक नहीं है, कहीं कुछ प्रॉपर नहीं है। ये उनके अनिर्णय लेने की स्थिति को व्यक्त करता है, यानी उनके अंदर के जो उनका मानसिक द्वंद्व है जिसमें वो हमेशा उलझे रहते हैं, उसको इंगित करता है। यशोधर बाबू हालांकि अपने बच्चों की पढ़ाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वो जिस तरह की बड़ी बड़ी नौकरियां पा रहे हैं उससे भी उनको उनकी तरक्की देखकर बहुत खुशी मिलती है। समाज उनको आज जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है उन्हें वो सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों के द्वारा अपने पिता का ऐसा तिरस्कार करना, उनको बिल्कुल भी नहीं पूछना क्या उनसे, उनको कुछ बताना भी नहीं, इस तरह की बातें उनको अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं। वो अपने बच्चों से खुलकर इस बारे में बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते कि बच्चे उनकी तरह पूरी तरह परंपरावादी हो जाएं, पर वो ये चाहते हैं कि बच्चे कम से कम घर का एक बड़ा व्यक्ति होने के नाते जिस सम्मान के, जिस इज़्ज़त के वो हकदार हैं, कम से कम उन्हें वो इज़्ज़त दें। तो ये जो सम हाउ इम्प्रॉपर है, ये उनका तकिया कलाम भी है और उनके व्यक्तित्व और कहानी का कथ्य भी है। यानी हमेशा जो उनके मानसिक द्वंद्वों की स्थिति है उसको ये सम हाउ इम्प्रॉपर पूरी तरह से दर्शाता है कि नया उनको अपनी ओर खींचता है पर पुराने का मोह उन्हें छोड़ता नहीं है। प्रश्न 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? इसमें आपको अपने जीवन के ऊपर लिखना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी स्वयं अपने विवेक के अनुसार दें। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिससे वो प्रभावित होता है या जिसको वो अच्छा लगता है। ये कोई हमारे समाज के महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं, खेल से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, फिल्मों या फैशन से जुड़े हुए, या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़े, वो कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। हमारे अपने माता पिता, हमारी रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति या हमारा कोई दोस्त, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमें प्रभावित करता है, जिसको देखकर हमें लगता है कि हमें भी ऐसे ही अपने जीवन को बनाना चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हमें उस व्यक्ति का नाम और हमें वो क्यों अच्छा लगता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, वो लिखना है। प्रश्न 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? अगर हम आज की बात करें तो आज एकल परिवार का चलन है। लोग संयुक्त परिवारों में रहना अब पसंद नहीं करते हैं और बदलते समाज के साथ आज संयुक्त परिवारों में रहना संभव भी नहीं है। पहले भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती थी, लोग कृषि पर ज़्यादा आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। अब लोग अपनी नौकरी या अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहरों में आकर बस गए हैं और शहरों में इतने बड़े बड़े मकान नहीं होते, सब लोग एकल परिवार में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पहले के समय में जो लोग संयुक्त परिवार में रहते थे वहाँ पर घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान ज़्यादा रहता था, उनकी बातों को सुना जाता था, उनकी बातों पर अमल किया जाता था। और यदि किसी को अपने घर के किसी सदस्य की बात बुरी भी लगती थी तो वो जल्दी से उसका विरोध नहीं करता था, विद्रोह का स्वर हमें दिखाई नहीं देता था। बच्चे जो हैं वो संस्कारों के साथ पाले जाते थे, बच्चों के अंदर रीति रिवाज और अपने समाज और संस्कृति के प्रति रुचि का भाव जागृत किया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, वहाँ पर एकल परिवार में सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन इन सब चीज़ों का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज बच्चा अपने ही माँ बाप की रोक टोक को सहन नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि मम्मी को कुछ नहीं पता, पापा कुछ नहीं जानते। इस तरह के जुमले अक्सर हमें बच्चों के मुँह से सुनाई देते हैं और वो नहीं चाहते कि माता पिता उनके व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दें। हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को आज अपना अपना स्पेस, अपना अपना क्षेत्र चाहिए जिसमें वो अपने हिसाब से अपने जीवन को जी सके। तो एकल परिवारों में भी आजकल उस संयुक्त परिवारों से कहीं ज़्यादा मतभेद आपसी दिखाई देने लग गए हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों? क, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य।
ख पीढ़ी का अंतराल, ग पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो देखिए हम कहानी की मूल संवेदना जो है वो ऐसा नहीं है कि मानवीय मूल्यों को हाशिए पर धकेल दिया गया, ऐसा बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता। ना तो यशोधर बाबू और ना ही उनके बच्चे, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि वो मानवीय मूल्यों को उन्होंने बिल्कुल एक कोने में, एक हाशिए में रख दिया हो। हालांकि उनके बच्चे कुछ आधुनिकता के प्रभाव में है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में तो है, पर ऐसा हमें कहीं कहानी में दृष्टिगोचर नहीं होता। पीढ़ी का अंतराल, हाँ ये हम कह सकते हैं कि इस कहानी की जो मुख्य विषय वस्तु है वो पीढ़ी का अंतराल ही है। यशोधर बाबू इसी समस्या से सबसे ज़्यादा परेशान है। अपने भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद उनको परिवार में परायापन लगता है। उनको लगता है कि पत्नी भी मेरी बात सुनती है पर नहीं सुनती, सुनकर अनसुना करती है। बेटी को वो चाहते हैं कि पूरे कपड़े डालकर रखे। बेटी डॉक्टर बन गई है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो पिता के इन दकियानुसी विचारों को अपनाना नहीं चाहती। भूषण अपनी नौकरी का रूप दिखाता रहता है और उनका एक बेटा आईएएस के लिए फिर से तैयारी कर रहा है, जबकि वो चाहते थे कि जो नौकरी उसको पहले मिली है वो उसी पर लग जाए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वैचारिक मतभेदों की कहानी है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इसमें कहीं हमें दिखाई देता है, लेकिन मूल संवेदना में हम पीढ़ी अंतराल को ही रखेंगे। प्रश्न 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? देखिए बदलते समाज और बदलते वक्त के साथ आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों के समय के साथ आज अपने समय की तुलना करें तो लगभग सारी चीज़ें ही बदल गई हैं। आज के समय में हर एक बच्चे के पास अपना मोबाइल होता है, जो हमारे घर के बड़े बूढ़ों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं रहता है। उनको लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र में ही मोबाइल दे दिए गए हैं। बच्चे अपना बहुत सारा समय इस पर बर्बाद कर रहे हैं। इंटरनेट पर न जाने क्या क्या वो देखते होंगे, उसका इस्तेमाल करके क्या कुछ करते होंगे। तो बड़े बुज़ुर्गों को ये अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से लड़कियों का देर शाम तक घर से बाहर रहना और उनके जीन्स टॉप पहनने पर भी घर के कई बुज़ुर्गों को आपत्ति हो सकती है। इसी तरह से बच्चों को छोटी उम्र में ही जब वाहन दे दिए जाते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं घर के बड़े लोगों को गलत लगती है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से आज के समाज में गलत भी नहीं है, क्योंकि आज लड़कियों की स्थिति में पहले से बहुत बदलाव आया है। आज लड़कियां अपने मनचाहे कपड़े डाल सकती हैं और समाज में इस तरह का वातावरण धीरे धीरे निर्मित हो रहा है, बन रहा है, जिससे कि उनको भी बराबर के अधिकार मिल रहे हैं और वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। दूसरा, मोबाइल की बात हमने की, तो जैसे अब मोबाइल बच्चों के पास होना भी उनकी एक आवश्यकता बनता चला जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे जो अपने घरों से, क्योंकि माता पिता आज क्या हो गया है कि पहले माँ हमेशा घर पर ही रहती थी और पिता काम के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब महानगरों में क्या छोटे शहरों में भी माता और पिता दोनों ही काम पर जाते हैं। तो पीछे से बच्चे अब क्योंकि घर में एक या दो रहते हैं तो उनके पास मोबाइल होना लाजमी है, ताकि कभी उन पर कोई संकट आ जाए या उन्हें कोई आवश्यकता, उन्हें कोई ज़रूरत हो तो वो अपने माता पिता से संपर्क कर सके। इसी तरह बच्चे आज ट्यूशन लेने के लिए घर से काफ़ी दूर जाते हैं और अगर कभी वो लेट हो जाते हैं तो माता पिता को ये जानना पड़ता है कि हमारा बच्चा कहाँ है, क्योंकि समाज में जितनी आधुनिकताएं आई हैं उतना अपराध का स्तर भी बढ़ गया है। इसलिए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माँ बाप उन्हें मोबाइल देकर रखते हैं। इसी तरह से अगर हम वाहन की भी बात करें तो आज बच्चे दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसके लिए उनको वाहन की भी आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो सुविधाजनक हैं, लेकिन उसके बावजूद घर के बड़े लोगों को पसंद नहीं आती है। और अच्छा न लगने के क्या कारण है? कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं ये बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। उन चीज़ों और उन बातों को समझते नहीं हैं कि आज समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, और वो हर बात पे अपने समय के साथ तुलना करते हैं। तो जब वो अपने समय के साथ आज के बच्चों की तुलना करते हैं तो फिर उनको आज के बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं कहीं ना कहीं उनको आपत्तिजनक लगने लगती हैं। प्रश्न 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। क, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं
और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं मान सकते कि उनके विचार पूरी तरह से पुराने, क्योंकि पूरी तरह से पुराने विचारों के भी यशोधर बाबू नहीं है। हाँ, वो किशनदा से प्रभावित हैं, किशनदा के आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से ढाल लिया है, हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सहानुभूति के पात्र नहीं है, क्योंकि यशोधर बाबू कहीं भी, चाहे उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, लेकिन वो कभी भी अपने पत्नी और अपने बच्चों को किसी भी बात के लिए परेशान करते हैं। जब उन्होंने अपने घर में देखा कि उनके तीनों बेटे आपस में लड़ने लगे कि सामान तू लाया कर, तू लाया कर, तो इसका समाधान भी उन्होंने खुद ही निकाल लिया। उन्होंने अपने बच्चों को कह दिया कि तुम मत लाया करो, घर का राशन मैं ही ले आया करूँगा। तो वो कहीं भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कोई दुख नहीं पहुँचाना चाहते, कोई कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते। उनको अंदर ही अंदर कुछ बातें अपने परिवार की अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को अपने मन की हालत नहीं बताते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ये जो कथन है ये पूरी तरह से मुझे ठीक लगता है, हमें ठीक लगता है, क्योंकि यशोधर बाबू में वाकई में एक मानसिक द्वंद्व हमें शुरू से दिखाई देता है कहानी में, और अंत में भी। यानी वो एक तरह से खुश भी होते हैं कि बच्चों ने उनके लिए सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखी, उनको अच्छा भी लगता है कि मेरे जन्म पर किसी को एक लड्डू भी शायद नहीं मिला होगा खाने को, इतनी गरीबी थी, और आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह पर इतना बड़ा आयोजन किया गया, इतने सारे लोग आए हुए हैं, केक है, 4 तरह की मिठाइयाँ, फल फ्रूट सब कुछ आज मेरे घर में मौजूद है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनको अपने पुराने परंपराएं, पुराने विचार भी उनको नहीं छोड़ते। अब उनको केक काटना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि ये भारतीय संस्कार नहीं है, और सब लोगों के सामने केक काटकर अपनी पत्नी के मुंह में डालने में उनको शर्म और झिझक महसूस होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मानसिक द्वंद्वों से घिरे हुए एक व्यक्ति हैं, और उनको सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। बल्कि बच्चों को भी उनके साथ बहुत ही सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए, और उनको प्यार से ये सारी बातें समझानी चाहिए, तो शायद यशोधर बाबू इन बातों को समझ पाएंगे। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है, और नई पीढ़ी के द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। देखिए, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि वो आदर्श व्यक्तित्व भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो इंसान बदलते हुए वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता, वो धीरे धीरे समाज के द्वारा, अपने ही परिवार के द्वारा नकार दिया जाता है। और ये इस कहानी में भली भांति हमने देखा और समझा कि कैसे उनके अपने परिवार के लोग ही उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उनको अपने किसी तरह के निर्णयों के बारे में बताते नहीं हैं, उनसे कुछ पूछते नहीं हैं। घर के अंदर कुछ भी नया सामान आता है, माँ को पता रहता है, लेकिन यशोधर बाबू को आने के बाद पता चलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नई पीढ़ी को उनके विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे सब लोग इस तरह से इतने परंपरावादी और इतने ज़्यादा पुराने विचारों के हो जाएंगे, तो हम आगे जाने की बजाय हम पीछे की ओर आ जाएंगे। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस के बाद ये कुछ हमारे प्रश्न बैंक है सिल्वर वेडिंग का, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से आपकी ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके अंदर 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के सामने आई कोई 2 समहाउ इम्प्रॉपर स्थितियाँ बताइए। बहुत सारी स्थितियाँ आई हैं, उनको जैसे लगता था कि ये चीज़ें तो बिल्कुल समहाउ इम्प्रॉपर है, चाहे वो फ्रिज की बात हो, या उनके स्कूटर चलाने की बात हो, या घर के अंदर गैस चूल्हा लाने की बात हो, बहुत सारी चीज़ों पर उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता रहा। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं उन्हें कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। क्यों? अब देखिए, यशोधर बाबू जो है उनको तो अपने वो कहते हैं मेरा बड़ा बेटा बहुत ही साधारण सा पढ़ने वाला था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा वेतन देने वाली ऐसी कौन सी कंपनी है, और ऐसा क्या काम है जो ये साधारण सा लड़का इतना अच्छा वेतन ले रहा है। तो उनको ये भी कहीं ना कहीं खुश होते हैं अपने बेटे की तरक्की से, लेकिन ये भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर बाबू अपने रोल मॉडल किशनदास से क्यों प्रभावित थे, कहानी के आधार पर बताइए। तो आपको इसमें लिखना है कि ऐसे क्या कारण थे कि उनको किशनदास अच्छे लगते थे। अपने निवास स्थान पर पहुंचकर वाईडी पंत को क्यों लगा कि वे किसी गलत जगह पर आ गए हैं, उनकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए।
तो जब वो घर के बाहर पहुँचे थे, घर के आगे बहुत सारी लाइटिंग और लड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, तो वो देखकर भौचक्के हो गए और वो तो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। उन्होंने पहले जाकर बाकायदा अपनी नेम प्लेट पढ़ी। यशोधर बाबू किशनदा के आदर्श को क्यों नहीं छोड़ पाते? वही मानसिक द्वंद्व। उनको लगता है, मतलब नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर किशनदा की गहरी छाप है उनके व्यक्तित्व पर, क्योंकि मैट्रिक पास करके जब वो आए थे तो किशनदा ही उनके माता पिता, भाई बहन सब कुछ थे, और वो उन्होंने उनको अपना एक आदर्श मान लिया था। ये सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। ये हम पढ़ चुके हैं, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो आपको उस लिंक में सारी ये विशेषताएं और किशनदा क्यों उनको अपने आदर्श लगते थे, किशनदा की विशेषताएं, उस लिंक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। यशोधर बाबू बदलते समय के साथ खुद को क्यों नहीं ढाल सके? ये हमारा पहला क्वेश्चन, जो बुक का क्वेश्चन है हमने अभी किया है, वो उसका आंसर है। यशोधर पंत अपने बच्चों से क्या चाहते थे? क्या चाहते थे यशोधर बाबू? क्या अपने बच्चों से पैसा चाहते थे? नहीं। क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वो जिस सम्मान के हकदार हैं, एक पिता होने के नाते उनको घर के अंदर जो मान सम्मान मिलना चाहिए, ये जिस तरह का मान सम्मान वो ताउम्र किशनदा को देते रहे, वो बस उतना ही मान सम्मान अपने बच्चों से चाहते थे। सिल्वर वेडिंग के आधार पर जो हुआ होगा, वाक्यांश के विभिन्न अर्थों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। कहानी के आधार पर बताइए, क्या पीढ़ी अंतराल की समस्या को कम किया जा सकता है? कैसे? वाकई में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से भी इस समस्या से जूझते होंगे। जनरेशन गैप, यानी मम्मी कुछ अलग तरह से सोचती है, पापा कुछ अलग तरह से सोचते हैं, आपकी सोच कुछ अलग तरह से है। तो क्या इस समस्या को वाकई में कम किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा हल, इसका सबसे बड़ा उपाय ये है, जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें, जब उनके पास भी खुला दिमाग हो और बच्चे भी प्यार के साथ और पूरे सम्मान के साथ अपने मन की बात अपने माता पिता से करने में सहज महसूस करें। सिल्वर वेडिंग के आधार पर सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ये पहले एक लिंक में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इस कहानी की मूल संवेदना क्या है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। वैसे पीढ़ी अंतराल है, लेकिन उसके साथ साथ और भी छोटे छोटे बिंदु मूल संवेदना में है। यशोधर बाबू के बच्चे क्या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ गए थे? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में तो वो थे ही। जिस तरह से उनकी बेटी जिस तरह के कपड़े डालती थी, उन्होंने जिस तरह से अपनी माँ को पूरी तरह से बदल दिया था, गांव से आई हुई औरत का जिस तरह उन्होंने बदलाव किया था, या बच्चे जो चीज़ें अपने घर में लाते थे और अपने पिता को बताना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, तो ये सारी चीज़ें हमारी भारतीय संस्कृति में तो नहीं आती हैं। ये माता पिता की उपेक्षा करना, इस तरह की चीज़ें पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा दिखाई देती हैं। यशोधर बाबू के तकिया कलाम सम हाउ इम्प्रॉपर का आप क्या अर्थ निकालते हैं? अनिर्णय की स्थिति, हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, मतलब बच्चों से खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। तो इस तरह के जो मानसिक द्वंद्व हैं। आधुनिक जीवन में हो रहे सुविधाजनक परिवर्तन क्या आपके आसपास के लोग पसंद नहीं करते? ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आसपास के लोगों को भी हमारे, जब हम बदलते हुए वक्त के साथ खुद को बदलते हैं, तो कई लोग जो दकियानूसी विचारों के होते हैं, ये पूरा परंपरावादी विचारों के होते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और वो पीठ पीछे बातें भी करते हैं। वाईडी पंत जैसे व्यक्तित्व मानसिक द्वंद्व में ही क्यों जीते रहते हैं? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, वाईडी पंत जैसे लोग हैं, वो जो काफ़ी अंतर्मुखी लोग हैं, वो अपने मन की बात किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को नहीं कह पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं कह पा रहे हैं। यदि वो अपने मन की बात बताएं तो हो सकता है कि उनके बच्चे इसका कुछ समाधान करें, बच्चे भी अपने पिता के मन को समझें कि पिता को क्या चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर इतना दुखी कर रही हैं, अंदर ही अंदर वो उनको कचोट रही हैं, कि यहाँ तक कि वो उन्हीं गाउन देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन आंसुओं को भी वो छुपा जाते हैं अपने बच्चों से। तो ये कुछ कारण है कि उनका जो इतना अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं उनको इस मानसिक द्वंद्व में ही रहने के लिए बाध्य कर रहा है, उस मानसिक द्वंद्व से बाहर ही नहीं आने दे रहा है।
उसके बाद फिर आपका सिल्वर वेडिंग की वर्कशीट है, जिसमें अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी अर्थ हैं, कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। फिर आंचलिक शब्दों का हिंदी में अर्थ, बहुत सारे आंचलिक शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है और कुछ एक शब्दों का अर्थ लिखना है। उसके बाद 1 या 2 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर हैं। वाई.डी. पंत किशनदा को बार बार क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि वही उनके जीवन में सबसे ज़्यादा उनके निकट थे, उनकी मन को समझते थे, उनकी बातों को समझते थे। तो आज भी वो किशनदा को याद करते रहते हैं उनके जाने के बाद भी। यशोधर की पत्नी और उसके बच्चे रिश्तेदारों को पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि पिता जो है रिश्तेदारों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और रिश्तेदार हमारे यहाँ जब मतलब होता है तब मुँह उठाए चले आते हैं, या हमारे पिता को बुला लेते हैं या उनसे पैसे ले लेते हैं। यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे की बड़ी नौकरी में क्या आपत्ति थी? आपत्ति कुछ नहीं थी, वो खुश थे अपने बड़े बेटे की नौकरी से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि मेरा बड़ा बेटा तो मेरे चारों बच्चों में सबसे साधारण था पढ़ने में, तो उसको इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई और वो क्या काम करता है? तो ये वही अनिर्णय यानी सम हाउ इम्प्रॉपर वाली स्थिति में थे। किशनदा की मृत्यु का क्या कारण था? जो हुआ होगा पता ही नहीं, कोई बीमारी हुई या अकेलेपन का शिकार थे, उपेक्षा के शिकार थे, किसी तरह के वो मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, कोई कुछ नहीं जानता था। यशोधर बाबू अपनी सिल्वर वेडिंग का केक खाने में आनाकानी क्यों करते हैं? परंपरावादी विचारधारा, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार इस तरह से केक काटने, पार्टियां करनियाँ और अपनी पत्नी के मुंह में केक डालना, काट करके खुद खाना, ये सारी चीज़ें उनको झिझक होती थी। उनको लगता था कि ये मेरे अपने संस्कार नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कार हैं, तो मैं कैसे इन संस्कारों को निभाऊं? तो यही वो कारण थे जिसकी वजह से वो केक खाना नहीं चाहते थे। तो बच्चों, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और इसके वर्कशीट्स पूरी कीजिए। और इससे पहले जो आपको 2 गद्यांश दिए थे और उसके मूल्य प्रश्न जो दिए हुए हैं, वो सब काम अपना पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।